हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ई शिक्षा अकेडमी पर। तो आज हम यहां पर दोस्तों करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जो आपके सभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एसएससी की, बीएसएफ ट्रेडमैन की, सीआईएसएफ ड्राइवर या फिर सीआईएसएफ फायरमैन, आईटीबीपी, एसएसबी ड्राइवर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर आप कोई भी अपना वनडे एग्ज़ाम अगर देते हैं तो सभी एग्ज़ाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धौलावीरा को खाली स्थान भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था। तो दोस्तों धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में, या फिर 2 भागों में, या फिर 5 भागों में, या फिर 4 भागों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका 3 भागों में। धौलावीरा को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है रोनाल्ड रासी, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आपका चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेराना, या फिर दोस्तों लुई पास्चर, या फिर जेम्स वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्या है दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे। जो चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरन थे दोस्तों, उनको 1889 में मलेरिया परजीवी की खोज की थी और 1907 में उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैसे दोस्तों? इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, डायलिसिस का उपयोग खाली जगह के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हृदय की कमजोरी, या फिर दोस्तों वक्र का अपक्रिय, या फिर मस्तिष्क रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस का जो उपयोग होता है वो दोस्तों वक्र का अपक्रिय जो होता है, क्या होता है? वक्र का अपक्रिय के उपचार के लिए जो है इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 76 है, 76 है, वो किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से, या फिर राज्य के महाधिवक्ता से, या फिर संशोधन प्रक्रिया से, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 76 की। तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है कौन दोस्तों? वह भारत के सर्वोच्च कानून का अधिकारी है कौन दोस्तों? महान्यायवादी जो है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं वह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं। इन महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है वो भी दोस्तों इनको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, या फिर आपका 30 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 35 वर्ष होना चाहिए, या फिर 21 वर्ष होना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 35, यानी कि 35 ईयर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 ईयर जो है इसकी आयु होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन जो है ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 था। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों भारत संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात पूछने लगे आपसे कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो कौन सा अनुच्छेद आता है, वो होता है आपका दोस्तों अनुच्छेद 63। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 63 जो होगा क्या कहता है? वो कहता है आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, मानहानि या फिर अन्य परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि अगर
उपराष्ट्रपति जो है वो दोस्तों मृत्यु, त्यागपत्र, मानहानि या अन्य परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं दोस्तों आपके जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? अगर आपसे पूछने लगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या याद रखने हैं, वो हैं दोस्तों आपके भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरी की जाने वाली जो शर्तें हैं वो क्या हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, या फिर दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपका उसे भारत के राज्य के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे संसद या विधानसभा के किसी एक सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें से दोस्तों आपके ये सभी जो शर्त वो पूरी करता है तो वही दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की जो सभी शर्तें हैं उनको पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है चौथी, ऑप्शन नंबर 2 है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 है दूसरी अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों में जो राज्यों की परिषद की सीटों का जो आवंटन होता है उसमें दोस्तों कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? वो आता है आपका चौथी अनुसूची। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है और वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। इसमें राज्यसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों जनसंख्या के बड़े आकार पर निर्भर है, जिन्हें छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि सीटें प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इससे क्या है, अगर बात करते हैं राज्यसभा जो है राज्यसभा की जो संरचना है उसकी, तो दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, 250, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इनमें से 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए हैं। ये थी आपकी दोस्तों राज्यसभा की संरचना। अगर बात करते हैं लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है वो दोस्तों आपकी 552 यानी कि 552 ये आपकी निर्धारित की गई है। इसके बाद में दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये दोस्तों आपके लोकसभा और राज्यसभा जो है उनका दोनों का संरचना थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के किस भाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बजट है वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा आप लोगों का दोस्तों तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका वित्तीय सेवा विभाग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका व्यय विभाग। तो बात करते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर भारत के केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो किया जाता है आर्थिक मामलों का विभाग। कौन सा दोस्तों? आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आपसे यहाँ पर अनुच्छेद 112 बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दोस्तों? जो अनुच्छेद 112 है वो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो दोस्तों 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा दोस्तों? R.K. सनमुख चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों अगर पूछने लगे भारत का पहला बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया, वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था आपका सनमुख चेट्टी द्वारा प्रस्तुत। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं
93 वर्षों बाद 2017 में कितने दोस्तों, अगर बात करते हैं 1947 से 26 नवंबर 1947 से 93 वर्षों बाद 2017 में केंद्रीय बजट के साथ रेलवे बजट का विलय कर दिया गया। जो रेलवे बजट था दोस्तों उसका जो विलय है वो दोस्तों केंद्रीय बजट के साथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए आपकी 25 ईयर्स, यानी कि 25 ईयर जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका TN शेषन, या फिर सुकुमार सेन, या फिर आपका नेक्स्ट है IK गुजराल, या फिर VK मेनन। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, संघ लोक सेवा आयोग कौन दोस्तों, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। अध्यक्ष जो है वो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, या फिर अध्यक्ष 6 साल की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, या फिर या तो 1 या फिर 2 जो भी पहले हो, या फिर अध्यक्ष अपनी उम्र के बावजूद 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, या तो दोस्तों 1 या फिर 2 जो भी पहले हो, यानी कि अगर ये पहले होता है तो ये पहले होता है तो ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो दोस्तों कब होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, या फिर आपका 4 वर्ष में एक बार होता है, या फिर 2 वर्ष में एक बार होता है, या फिर 5 वर्ष में एक बार होता है। तो बात करते हैं दोस्तों अगर वित्त आयोग के गठन की, तो जो वित्त आयोग का गठन है वो दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है। कब होता है दोस्तों, 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है और वो कौन सा है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना, और जीवित प्राणियों के लिए दया करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, भारत एक संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी करेक्ट है। देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों के लिए निम्नलिखित में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं मौलिक अधिकारों के साथ निम्नलिखित में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है। अगर आपसे दोस्तों इसमें से कौन सा आ जाए जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक को कहा जाता है, या फिर दोस्तों न्यायपालिका को कहा जाता है, या फिर संवैधानिक अधिकारों को कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों संविधान की आत्मा की, तो जो संविधान की आत्मा है वो दोस्तों किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हर्षिता तोमर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर बात करते हैं दोस्तों हर्षिता जो तोमर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, वो दोस्तों आपका मल्लखम्ब से संबंधित हैं, या फिर नौका नयन से संबंधित हैं, या फिर कबड्डी से संबंधित हैं, या फिर महिला हॉकी से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो हर्षिता तोमर हैं वो दोस्तों आपका नौका नयन से संबंधित हैं। किससे दोस्तों, नौका नयन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है 14 में का वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर जो 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूके कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यूरो कप जो है कौन सा दोस्तों, यूरो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से, या फिर टेबल टेनिस से, या फिर दोस्तों बैडमिंटन से, या फिर फुटबॉल से। तो यूरो कप अगर है तो वो दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है
वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सिंधु सभ्यता में लोथल था वो दोस्तों कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो दोस्तों किस राज्य में सिंधु सभ्यता का जो लोथल था वो दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता का लोथल जो शहर है वो दोस्तों आप लोगों का किससे है, तो वो दोस्तों गुजरात से है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो कहाँ था, गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद, या फिर सामवेद, या फिर यजुर्वेद। तो दोस्तों पुरुष सूक्त जो है वो आपका ऋग्वेद का सूक्त है। किसका दोस्तों, ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है सिंह स्तंभ शीर्ष क्या है दोस्तों, सिंह स्तंभ शीर्ष लॉयन कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ पर खाली जगह की आकृति नहीं थी। हाथी की आकृति नहीं थी, गाय की आकृति नहीं थी, घोड़ा की आकृति नहीं थी, या फिर बैल की आकृति नहीं थी। तो दोस्तों जो लॉयन कैपिटल था वो दोस्तों सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ पर गाय की आकृति नहीं थी। किसकी आकृति नहीं थी दोस्तों, गाय की आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है संगम युग में क्या दोस्तों, संगम युग में तोलकाप्पियम साहित्य की साहित्य जो है वो की सबसे बड़ा रचना है। किसकी सबसे बड़ी रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है तमिल की, या फिर आपकी तेलुगु की, या संस्कृत की, या फिर कन्नड़ की। तो अगर बात करते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तमिल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मत्स्य जनपद था वो कौन सी जगह स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, राजस्थान में था, या फिर बुंदेलखंड में था, या फिर रोहिलखंड में था। तो दोस्तों जो मत्स्य महाजनपद था वो था आपका राजस्थान में। कहाँ पे था दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का मत्स्य महाजनपद की, तो दोस्तों राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर, कौन सा दोस्तों, राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में स्थित था। उसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। कहाँ पे थी दोस्तों, विराटनगर। अन्य महाजनपद और इनकी जो राजधानियाँ थी, टोटल महाजनपद कितने थे दोस्तों, टोटल जो महाजनपद थे वो थे आपके दोस्तों 16। कौन कौन से थे। अब पहला है दोस्तों आपका काशी, जिसको दोस्तों काशी बनारस कहा जाता है। एक कौशल था जो अभी दोस्तों श्रावस्ती पूर्वी यूपी में है। एक अंग था जो कि अभी चंपा है बिहार में। एक मगध, राजगृह, गया और पटना। दोस्तों क्या था, मगध, राजगृह, गया और पटना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वज्जी जो वैशाली, गणतंत्र प्रकार की सरकार बिहार, या फिर मल्ल की बात करते हैं दोस्तों अभी कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अगर चेदी की बात करते हैं तो दोस्तों सूक्तिमती बुंदेलखंड में है। वत्स्य कौशाम्बी की बात करते हैं दोस्तों अभी फ़िलहाल है प्रयागराज। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ मेरठ। अगर पांचाल की बात करते हैं दोस्तों काम्पिल्य और क्या है दोस्तों, काम्पिल्य और अहिच्छद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे सूरसेन की, तो सूरसेन जो था वो मथुरा पश्चिमी यूपी में था। अशक जो है वो दोस्तों पैठण गोदावरी नदी के तट पर था। अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश में था। गांधार जो है वो तक्षशिला रावलपिंडी में था। कंबोज की बात करें तो पुंज राजौरी में था। ये दोस्तों आपके टोटल महाजनपद थे, एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने धार किले का निर्माण करवाया था। महमूद तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर बात करते हैं तुगलक शासक ने धार किले का जो निर्माण था वो किसने कराया था, तो वो कराया था महमूद तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर दोस्तों शाहजहाँ ने। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे आगरा शहर की स्थापना की, तो जो आगरा शहर की स्थापना थी वो की थी सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी दोस्तों, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
सो क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों नेक्स्ट 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का जो कारण है वो क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों जो मरीचिका बनने का मुख्य कारण होता है वो है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? तारामीन उभयचर है, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक रे, या फिर ऑक्टोपस, या फिर मेढक। तो दोस्तों अगर बात करते हैं उभयचर की, तो उभयचर क्या है? मेढक जो है वो दोस्तों उभयचर होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका क्या है? कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व में आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कैंसर का जो उपचार होता है उसमें किस तत्व के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 3 है आयोडीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो है दोस्तों आपका कोबाल्ट। क्या है दोस्तों? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको डेली न्यू अपडेट मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।